और एक बार फिर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके हाज़िर हूँ। ये तीसरा लेक्चर है सोशियोलॉजी के हवाले से, और इस दफ़ा जो है मैं रेनेसेंस को डिस्कस करने वाला हूँ। मैं मोहम्मद नौफल सुल्तान फ्रॉम सर नौफल्स एकेडमी, और ये सोशियोलॉजी सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। और ये सोशियोलॉजी का जो है वो तीसरा लेक्चर है, और ये निशात सानिया उर्दू में कहते हैं और अंग्रेज़ी में रेनेसेंस कहते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस और उसको सोशियोलॉजी से कनेक्ट करूँगा मैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी है चेंज की, जो चेंज माशरे के अंदर आ रही है। सोशियोलॉजिस्ट इसको देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, रिसर्च करता है कि क्यों माशरा तब्दील हो रहा है, क्या सोर्सेज हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोशल चेंजिंग्स आ रही हैं। ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं वो इसके जो हैं फाउंडर माने जाते हैं। और जो है वो आगे चलते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर बात हुई कि दुनिया के अंदर जो तब्दीली आई और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर बना, ख़ुद जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट का ताल्लुक जो है वो आफ्टर रेनेसेंस जो है वो पीरियड से है, और जो है वो रेनेसेंस का हिस्सा बने। ऑगस्ट कॉम्ट भी 1857 के अंदर इनकी डेथ हुई ऑगस्ट कॉम्ट की। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही नए फ़िलासफ़र हैं, नए जो हैं वो एक इंटेलेक्चुअल हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं वो सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि फिर सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है अगर ऑगस्ट कॉम्ट उनके फाउंडर हैं तो बहरहाल एक ये अलग बहस है। रेनेसेंस को देख लेते हैं। मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के दरमियान जो फ़र्क है वो रेनेसेंस की दीवार का फ़र्क है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि रेनेसेंस के बाद मॉडर्निटी का अकरेंस होती है, मॉडर्निटी आ जाती है। फ्रेंच का ये वर्ड है, देखिए रेनेसेंस, फ्रेंच में इसको रीबर्थ के नाम से। अब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 8th एडिशन इसके हवाले से कहते हैं रेनेसेंस इज़ द पीरियड in Europe during the 14th, 15th and 16th centuries when people became interested in the ideas and culture of ancient Greece and Rome and used these influences in their own art, literature, etc. तो ये जो है वो आप देख सकते हैं वही चीज़ उन्होंने अपने अंदाज में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में देखी। इसको डॉक्टर मुबारक अली ने कुछ इस तरह से तहरीर किया है कि 15वीं सदी जो है वो रेनेसेंस की जो है वो तहरीक उभरती है। इंटेलेक्चुअल्स जो इसका हिस्सा थे वो ह्यूमनिस्ट कहलाए, और इस पूरी की पूरी जो रेवोल्यूशन था इसका जो है वो यूरोप की सोसाइटी को चर्च की जो बालादस्ती है, चर्च की डोमिनेंसी से आज़ाद कराना जो है वो इस पूरी की पूरी तहरीक का मेन मकसद था। ये डॉक्टर मुबारक अली कह रहे हैं। और इस मकसद के खातिर जो है उन्होंने क़दीम जो पुराना ग्रीक एंशंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन थी, और जो कि एंशंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जो कि दोनों की दोनों नॉन क्रिश्चियन थी, उनसे अपना ताल्लुक़ जोड़ा। इस रेनेसेंस को उभारने के लिए यूरोपियंस ने क्या किया कि अपना नाता जोड़ लिया ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से, और उसे यूरोपीय तहज़ीब का हिस्सा बना दिया बतदरीज। एक दिन में तो नहीं हुआ होगा यकीनन। और हिस्टोरिकली जो है वो ग्रीक और रोमन जो सोसाइटीज़ थी यूरोपीय नहीं थी, याद रखिए यूरोपियन सोसाइटीज़ कभी नहीं रही ये, बल्कि ये जो थी ये मेडिटेरेनियन सी से इनका ताल्लुक़ था। और दोनों तहज़ीबों की जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फॉर्मेशन है, ये मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन के ज़ेर असर ये डेवलप हुई थी, ये रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशंस। तो ये एक ही बात पता चली कि रेनेसेंस जो है वो बेसिकली तब मुमकिन हुआ जब यूरोप ने अपना ताल्लुक़ जो है वो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनेसेंस वॉज अ टाइम ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोपियन सोसाइटी। दिस स्टेम्स फ्रॉम एडवांसमेंट इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पॉलिटिक्स, रिफॉर्म्स ऑफ द चर्च, ट्रेड, न्यू मिलिट्री टैक्टिक्स, एक्सपेंशन इन न्यू वर्ल्ड एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो रिफॉर्म्स आ रही थी, चेंजिंग्स आ रही थी, मॉडर्निटी की तरफ जा रही थी सोसाइटी, और इसके अंदर हर चीज़ जो है वो एडवांसमेंट की तरफ आ रही थी। साइंस जो है वो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पिलर था इसके अंदर, कि जो है वो साइंस के अंदर एक रेवोल्यूशन आ रहा था। सियासत के जो उतार चढ़ाव थे वो चेंज हो रहे थे, हर चीज़, मिलिट्री टेक्निक्स जो है वो चेंज हो रही थी। तो ये पूरा रेनेसेंस का एक सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ मैंने एक साइंटिफिकली थोड़ा सा एक रेनेसेंस का पीरियड लिया है और देखते हैं कि क्या हो रहा है। 850 जनवरी 1 जनवरी को जो है वो 850
ईस्वी को आप देखते हैं गन पाउडर जो है वो ईजाद हो जाता है। देखें मिलिट्री टेक्निक्स आपको नज़र आ रही है कि चेंज हो रही हैं। सन 1300 ईस्वी के अंदर जो है वो मैकेनिकल क्लॉक घड़ी आ जाती है, लोगों को टाइम का सही अंदाज़ा एक्यूरेसी पता चलनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से 1456 ईस्वी के अंदर जो है प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ी जाती है जनाब। देखें किताबें अब आम हो रही हैं, पहले हाथों से लिखे हुए जो है वो किताबें होती थी, चंद नवाबों के पास, नवाबों के घरों में किताबें होती थी, आम आदमी तो किताब की शक्ल भी नहीं देख सकता था। अब ये प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वो अब इल्म को घर घर तक पहुंचा दिया। जैसे आज इंटरनेट के ज़रिए से इल्म घर घर तक पहुंच रहा है, मज़ीद आम हो गया है, इसी तरीके से जो है वो उस ज़माने में जो रेवोल्यूशन आया वो प्रिंटिंग प्रेस ने इस हवाले से किया। इन्वेंशन ऑफ वॉल पेपर 1496 में हो जाता है, पेपर आ जाता है, कागज़ जो है वो बनना शुरू हो जाता है, आम जाम कागज़ बनना शुरू हो जाता है। इन्वेंशन ऑफ फ्लश टॉयलेट जो है वो 1596 में आ रहा है। 1608 के अंदर जो है वो दूरबीन जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं वो ईजाद हो जाती है। 1608 ही के अंदर जो है वो माइक्रोस्कोप भी जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ईजाद हो जाती है। 1620 के अंदर इन्वेंशन ऑफ लेदर कवर्ड रोबोट हो जाता है, यानी कश्ती जो है वो लेदर कवर्ड जो कश्ती जो है वो ईजाद हो जाती है। इसी तरीके से जो है वो इन्वेंशन ऑफ ग्रेडेड लेंस कह लीजिए, जिसे चश्मा आप कह सकते हैं आम ज़बान में, वो भी जो है वो एक पर्टिकुलर वे में ईजाद हो जाता है। एक अब आम आदमी जो जिसकी नज़रें कमज़ोर हैं वो अब देख सकता है और वो अपने आप को अपनी सलाहियतों को ज़्यादा बुरुए कार ला सकता है। ये रेनेसेंस के लिए जो है प्लेटफॉर्म बन रहे हैं सारे साइंटिफिक पॉलिटिकल सारे के सारे। इन सोशोलॉजी मॉडर्निटी वॉज रेनेसेंस। देखिए सोशलॉजी जो रेनेसेंस जो है वो सोशोलॉजी के अंदर दरअसल मॉडर्निटी का सैनोनिमस है, और जो है ये वो दीवार है जिसके उस पार जो है मॉडर्निटी शुरू हो जाती है। इन यूरोप एंड इट वाज अ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब ये मॉडर्न सोसाइटी क्यों डेवलप हो रही है? इट वाज द एनलाइटमेंट पीरियड 14th एंड 15th सेंचुरी। जैसे कि अभी मुबारक अली साहब ने ये बताया कि किस तरह से यूरोप ने अपने आप को जो है वो ग्रीक और जो है वो रोमन सिविलाइजेशन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और जो है वो चर्च की बालादस्ती से अपने आप को हटाया, और ये सब फ्रेंच फ़िलासफ़र ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। एंड रेनेसेंस अकर ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जो मेन रेनेसेंस है, जो सोशोलॉजी वाला रेनेसेंस आप कह लीजिए, जो मॉडर्निटी पीरियड है, वो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी साथ के साथ ही आ जाता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द मेन कॉज वाज एनलाइटमेंट इन द सोसाइटी। तो ये तो आपको पता है कि एनलाइटमेंट की विच स्टार्टेड ड्यू टू द इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू क्लास सिस्टम and heavy taxes. French Revolution started in 1789 and when revolutionary stormed in a prison called the Bastille and ended in 1799. तो ये स्टार्ट होता है 1789 1789 से 1799, 10 साल का पीरियड है रेवोल्यूशन का। ये एक जो है वो जेल के अंदर कैदी जो है बगावत कर देते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और फैलता चला जाता है, और फिर जनरल नेपोलियन जो है वो इसको एंड जो है वो कहानी जनरल नेपोलियन की जो है वो फतूहात पे होती है, और ये एक लीडर के तौर पे नेपोलियन जो है वो भरता है। बीच में एक नाम और है मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर, ये इसको आप रॉबस्पेरी कह लें, जो भी कह लें, ये फ्रेंच लॉयर था। इसने भी 2-3 साल जो है बहुत ज़बरदस्त पावर हासिल किया फ्रांस के अंदर, और इसने जो है वो एक जो है वो एक ख़तरनाक किस्म का टेरर जो है वो पूरे इलाके के अंदर फैलाया। हज़ारों लोगों को इसने मार दिया। ग्लूटेन कहलाता है, यानी कि सर कलम करा देने की मशीन होती है, उसके ज़रिए से सर कलम करा दिया। कहता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी जो है वो वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेडिकल लीडर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1758 to 1794, one of the leaders of the French Revolution, famous for starting रेन ऑफ टेरर 1793 to 1794। इसने कुछ ऐसे क़वानीन को पास कर दिया पावर में आने के बाद, जिसके ज़रिए से जो है जिस पे भी शक हो उसको जो है वो उसी वक्त लटका दिया जाता था, और इस लॉ की वजह से इसको लॉ ऑफ सस्पेक्ट कहा जाता था। इसकी ज़ेर असर 17,000 तकरीबन लोग जो हैं उनको ग्लूटेन किया गया। ग्लूटेन कहते हैं एक ऊपर से एक आरा मशीन होती है, उसके ज़रिए से एक ब्लेड आता है और बंदे को उसमें फंसा दिया जाता है, तो उसका सर कलम हो जाता है। आप देखिए कि ये इस मशीन के तहत ये ख़ुद भी मारा गया। जब ये जो है वो एक रेवोल्यूशन मज़ीद आता है तो इसको ख़ुद लोग पकड़ के जो है वो ग्लूटेन कर देते हैं, और यूँ ये 1794 में मारा जाता है। बहरहाल रेवोल्यूशन तो आकर हो गया। अब वो कहता है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इन मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री। इट स्प्रेड एनलाइटमेंट आइडियाज़ अक्रॉस द यूरोप। इट रीशेप्ड the border of Europe. It led to the
rise of nationalism which would unify Germany and break apart द ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो देखिए जर्मनी जो है यूनिफाई होता है, ऑस्ट्रियन बहुत बड़ा एम्पायर था, वो सारा का सारा जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहता है बिफोर द रेवोल्यूशन फ्रांस डोमिनेटेड बाय द ट्रेडिशन मोनार्की चर्च एंड एरिस्टोक्रेसी डिफाइंड पावर एंड स्टेटस। The first stage of the revolution from 1789 to 1792, the movement brought about major changes, creating a constitutional monarchy, proclaiming basic rights and freedoms, and initiating major administrative reorganizations in the second stage as France found itself at war with monarchical Europe। तो आपने देखा कि इस पूरे 10 साल के पीरियड जो आता है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं। कहीं पे बादशाहत को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है इन 10 सालों के अंदर, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ रही हैं, कहीं पे जो है वो आइडियोलॉजिकल चेंजिंग्स आ रही हैं, कहीं पे मोनार्की जो है वो उसका ख़ात्मा हो रहा है, कहीं पे चर्च की डोमिनेंसी ख़त्म हो रही है। तो इस 10 सालों के अंदर फ्रांस ने ये सब कुछ देखा। July 27, 1794 marked the beginning of the new stage of the revolution. New French government embraced a more moderate vision of the revolution, but continued to be dogged by a war Europe and ongoing crisis within France. But few wanted the return of the old regime. In November 1799, France found an answer to its need for order and stable governance in a man of war. But did Napoleon Bonaparte, who had announced the revolution is over, I am the revolution। तो जो है वो बिलाखिर जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इस ताबूत की आखिरी कील साबित होता है और जो है वो ये रेवोल्यूशन बिलाखिर कंप्लीट हो जाता है। कहता है कि रेनेसेंस मीन्स फ्रीडम ऑफ मोनार्की, फ्रीडम oppressive thinking, freedom of oppressive teaching, freedom of to think, freedom to admit anything, or freedom of profess. Renaissance also was the name of equality, freedom of speech. Renaissance was to accept logic and avoidance to sacrosanct। तो ये अब पिछले लेक्चर में भी हो चुका है कि जो है ये दरअसल फ्रीडम के रेनेसेंस के मतलब क्या थे कि ये आज़ादी, दरअसल ये जमहूरियत की आमद है दुनिया के अंदर, ये जो बादशाहत है उसका इख्तिताम है रेनेसेंस, ये किसी एक शख्स या एक आइडिया के तसल्लुत का ख़ात्मा है, ये हर शख्स को अपनी राय के इजहार की आज़ादी रेनेसेंस का नाम है। आज जो रेनेसेंस है वो एक वसी टर्म हो गई है, ये अब यूरोप के उस 14वीं 15वीं 16वीं सदी के उस रेनेसेंस का नाम नहीं है। आज हम रेनेसेंस हर उस अमल को कहते हैं जिसके अंदर के जो है वो आप एक आज़ादी का तासुर देना चाहते हैं, एक एडवांसमेंट, एक प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो आप रेनेसेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मॉडर्निटी वॉज रेनेसेंस इन यूरोप, और जो है ये बेसिकली जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो है वो नतीजा है। तो ये रेनेसेंस के हवाले से कुछ था। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक यू सो मच।